हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे बार डायग्राम के बारे में। लास्ट क्लास में आपने लाइन चार्ट के बारे में या लाइन ग्राफ के बारे में पढ़ लिया था। ये है हमारा जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है डाटा की, उसी की कंटिन्यूटी में ये लेक्चर रहेगा। ठीक है, तो बार डायग्राम क्या होता है, बार चार्ट भी सिखाया जाएगा। एक सिंपल मेथड है जिसमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है डाटा की। ग्राफ पेपर में डाटा को रिप्रेजेंट किया जाता है, बार इसमें बनते हैं, वो आप आगे देखेंगे पिक्चर में जब मैं आपको दिखाऊंगी। ठीक है, और इसमें एक रेक्टेंगुलर बार बनते हैं जिसमें कि क्लासेस को रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, और ये कुछ पॉइंट्स हैं, इनको यहाँ पे आप देख लीजिए, एक एक पॉइंट को पढ़िए, मैं साथ में हिंदी में आपको बता रही हूँ। ईच रेक्टेंगुलर बार रिप्रेजेंट अ क्लास। ठीक है, जो भी रेक्टेंगुलर बार बनेगा वो एक क्लास को रिप्रेजेंट करता है, जो आपके पास नंबर्स दिए गए होंगे उस क्लास से रिलेटेड। हाइट ऑफ द बार इज़ प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ आइटम इन द क्लास। यानी कि जितनी उस क्लास में, यानी कि जो आपके नंबर्स दिए होंगे, जितने नंबर होंगे उसके बराबर ही होगी हाइट उस बार की। ठीक है, बार्स आर ड्रॉन वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली विद इक्वल स्पेसिंग बिटवीन देम। वर्टिकली यानी कि खड़ा करके जो ड्रॉ करते थे ना, मैंने आपको बताया था, वर्टिकली वो बार को वैसे भी ड्रॉ किया जाएगा और हॉरिजॉन्टली भी इसको करते हैं, टाइप्स में आप देख लेंगे। लेकिन ध्यान रखेंगे उसमें इक्वल स्पेस रहेगा। ठीक है, अब ये पॉइंट आपको आगे काम आएंगे जब आप देखेंगे, ड्रॉ करेंगे। द विड्थ ऑफ द बार एंड स्पेस बिटवीन देम आर केप्ट कॉन्स्टेंट। जो बार आप बनाएंगे, ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं, अगर बार कहाँ पे, ये जैसे ये यहाँ ये बना है, तो ये है बार आपके, जो ये आपको खड़े खड़े दिखाई दे रहे हैं ना, ये बार बने हैं। तो ये कहा जा रहा है कि इसके बीच में जो इस देखो, ये रेड कलर, जितना रेड कलर का देखने में बार लग रहा है उतना ही ऑरेंज कलर का है, उतना ही ग्रीन कलर का है, और उतना ही ये स्काई ब्लू कलर का है। और इनके बीच में भी क्या है, गैप सेम है। इनकी चौड़ाई जो है वो क्या है, बराबर है ना सबकी चौड़ाई। और यहाँ पर एक लंबा है, छोटा, ये जो डिपेंड करता है कि यहाँ पर कौन सी वैल्यू आपके पास दी गई है। ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड करता है ये। आप देख लो, आप मैं कहाँ कौन से पॉइंट पे पहुँची थी, वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली ये आपने देख लिया। और स्पेस, जो बार की विड्थ है या उनके बीच में जो स्पेस है वो कांस्टेंट होगा, एक जैसा ही होगा जैसा आपने रखा है। ठीक है, और जो वर्टिकल बार डायग्राम होता है उसे कॉलम चार्ट भी कहा जाता है। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स थे, इनको आप ध्यान में रख लीजिए जब भी आप बार ग्राफ ड्रॉ करेंगे, उसमें हेल्प करेगा ये आपको। अब डेफिनेशन से आप समझते हैं कि बार ग्राफ जो है एक चार्ट है जिसमें या तो हॉरिजॉन्टल या फिर वर्टिकल बार्स होते हैं। जैसे यहाँ पे छोटे छोटे बार्स बनाए गए हैं ना, ये हैं बार्स। इनको इन जब मैं बार बोल रही हूँ ना, तो ये जो खड़े से स्तंभ से दिखाई दे रहे हैं आपको, ये हैं बार। हिंदी में इसको दंड आरेख कहा जाएगा। ठीक है, तो इनको यूज़ किया जाता है कंपैरिजन के लिए, अलग अलग जो कैटेगरीज होती हैं उसके लिए यूज़ किया जाता है। और इसका इसलिए भी यूज़फुल है ये कि क्लासेस या ग्रुप ऑफ डाटा जो होता है उसको कंपेयर करने में आसानी से आप इसको यूज़ करके कंपेयर कर सकते हैं। जैसे मान लो किसी क्लास में इंटेलिजेंस को दिखाना है कि लड़कों ने, नहीं किसी ने, अगर किसी क्लास की इंटेलिजेंस को चलो दिखा सकते हैं इंटेलिजेंट टेस्ट के थ्रू, लेकिन किसी क्लास में अचीवमेंट शो करनी है कि कितने लड़कियों ने कितने मार्क्स अचीव किए, लड़कों ने कितने अचीव किए, तो वो एक चार्ट के थ्रू, इस बार के ग्राफ के थ्रू आप दिखा सकते हो आसानी से। ठीक है, तो इसमें क्या है, सिंगल कैटेगरी ऑफ डाटा या ग्रुप जो होगा उसको आप यूज़ कर लेंगे, जैसा जैसा आपकी ज़रूरत होगी उसके हिसाब से आप देख सकते हैं। ग्रेटर और डेप्थ एनालिसिस के लिए मल्टीपल कैटेगरीज के लिए भी बार चार्ट को यूज़ किया जाता है। अब बार चार्ट की स्टैटिस्टिक्स, यानी कि कुछ टर्म्स ऐसी हैं जो बार चार्ट में यूज़ होती हैं, और इसके साथ इनका आपको जो मीनिंग है वो क्लियर होना इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो इससे पहले बार चार्ट स्टैटिस्टिक्स से पहले आप ये देख लीजिए कि कंपोनेंट ऑफ बार डायग्राम क्या होते हैं। कंपोनेंट ऑफ बार डायग्राम, ये यहाँ पर जो पिक्चर देख रहे हो ना, इस तरीके से बार डायग्राम बनता है। ठीक है, लाइन ग्राफ और बार ग्राफ में डिफरेंस होता है। लाइन ग्राफ में आपने लाइंस की फॉर्म में डाटा को रिप्रेजेंट किया था। ठीक है, बार ग्राफ में बार बनते हैं इस तरीके से, जो ये खड़े से पिलर से आपको दिखाई दे रहे हैं ये बार हैं। अब इसकी गहराई को समझ लो कि कैसे बनते हैं ये। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए, दो एक्सिस रहेंगी आपकी। ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है ये है एक्स एक्सिस, वर्टिकल जो है वाई एक्सिस। ठीक है, तो ये तो रहेगा ही एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। और लेबल जो मैंने
लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि लेबल क्या होता है। जैसे यहाँ पे अगर आपको दिखाई दे रहा होगा तो ABC, नीचे क्या है, वेरिएबल वेरिएबल वेरिएबल, यहाँ यानी कि कोई भी वेरिएबल होता है यहाँ पे तो उसको यहाँ पे लिखा जाएगा। ये होगा दोनों को मिला के लेबल्स, ठीक है। लेबल ऑफ एक्स एक्सिस, लेबल ऑफ वाई एक्सिस, ठीक है। और ड्राइंग द बार्स, तो बार को इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। अब आपने ध्यान देना यहाँ से, देखो ये पहला जो ऑरेंज कलर का बार है बिल्कुल लाइन के साथ नहीं जोड़ा गया है इसको, ठीक है, थोड़ा दूर बनाया है इसको, क्योंकि ये इंटरवल है ना, इसमें चेंज है कुछ, बिल्कुल एग्जैक्ट वहाँ से ही वैल्यू इसकी नहीं ली जाएगी, इसलिए गैप रखा जाता है इसमें। और दूसरा ध्यान देने वाली बात यह है, जितनी विड्थ इस ऑरेंज कलर के बार की है उतनी ही इस ग्रीन कलर के बार की है, और उतनी ही ब्लू या स्काई ब्लू कलर की विड्थ है, और इनके बीच का जो स्पेस है वो इक्वल है, ठीक है। अब आप ये भी पूछ सकते हैं कि ऑरेंज कलर की हमने कैसे रखी माप के, इसमें कोई वो नहीं है। अगर आप मान लो आपने ये रखा ग्राफ पेपर पे तो आप आसानी से इसको ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे इक्वल इंटरवल बने होते हैं, पॉइंट छोटे छोटे दिए होते हैं। मान लो अगर आपने इसकी 1 सेंटीमीटर रख ली, जैसे एक जो ग्राफ का ब्लॉक बना होता है ना, उसमें लाइंस लगी होती हैं छोटी छोटी, 10 लाइंस लगी, तो एक ब्लॉक आपने ये मान लिया, तो अगर आपने इसको 1 माना है तो आप आगे भी 1 ही रखेंगे उसकी विड्थ, जो भी बार बनाएंगे। अगर आपने इसको 2 माना है तो आप आगे भी 2 ही रखेंगे। वो डिपेंड करेगा ना, जैसे आप मान लो आपकी वैल्यूज़ कम है चार्ट में, तो आप उसकी विड्थ कम ज़्यादा कर सकते हैं, ज़्यादा है तो कम कर सकते हैं, इस हिसाब से आप वो कर लेंगे अपने हिसाब से। पर ध्यान रखना है जो एक की होगी वही सबकी विड्थ होगी उतनी, और स्पेस इक्वल रहेगा इनके बीच में, ठीक है। तो और ये कैसे है, इसके पार्ट्स देख लो, यहाँ पे ये एक्सिस होती हैं, ये है एक्सिस जो नीचे को ड्रॉ किया है। स्पेसिफिक कैटेगरी बीइंग कंपेयर्ड, जैसे कि मान लो यहाँ पर टेम्परेचर ही हम कंपेयर कर रहे हैं, तो यहाँ नीचे डेज लिख देंगे, ऊपर टेम्परेचर आ जाएगा कि मंडे के दिन, मंडे को इतना टेम्परेचर था, 30 डिग्री था, ट्यूसडे को 40 डिग्री हो गया, वेडनेसडे को 25 हो गया, तो नीचे वो कैटेगरी बना देंगे और यहाँ पर ऊपर टेम्परेचर लिख देंगे। ये भी एक्सिस है, वाई एक्सिस, ठीक है। बाकी फिर यहाँ पे आपकी वैल्यू के हिसाब से ही बार को हम फॉर्म करेंगे, ठीक है। बार डायग्राम क्या है ये आपने देख लिया। बार डायग्राम या चार्ट एक चार्ट है जिसमें क्वालिटेटिव डाटा को और क्या किया जाएगा, रेक्टेंगुलर बार में और लेंथ में इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा, ठीक है। अब देख लीजिए आप यहाँ पे ये जो इस तरीके से जिस पे ये क्रॉस लगा है, जिसके बीच में गैप नहीं है, ये बार ग्राफ नहीं है, ठीक है, ये बार ग्राफ नहीं है। ये डायग्राम भी आप पढ़ेंगे, कुछ इस तरीके का डायग्राम बनता है आपका हिस्टोग्राम में, जो अभी आप आने वाले लेक्चर्स में पढ़ोगे उसको। तो ये बार ग्राफ, इस तरफ का जो एग्जांपल है ये है आपका बार ग्राफ जिसमें गैप दिया गया है इक्वल, ठीक है। तो ये थे बार ग्राफ के बारे में। अब मैं आपको इसकी थोड़ी सी स्टैटिस्टिक्स के बारे में बता देती हूँ कि बार चार्ट जो है या बार ग्राफ जो है इसकी क्या स्टैटिस्टिक्स है, ठीक है। मीन, मैक्सिमम, मिनिमम, सैंपल साइज, रेंज, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये पॉइंट्स हैं जो इससे एसोसिएटेड हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है। मीन क्या है, एवरेज हाइट ऑफ द बार, जैसे ये है 3 बार ना, इनकी एवरेज हाइट निकालेंगे वो मीन आया, और एवरेज हाइट ये वैल्यूज़ के ऊपर ही डिपेंड करता है जितनी हमारी वैल्यूज़ है। मैक्सिमम, द मैक्सिमम वैल्यू टॉलेस्ट बार, तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू टॉलेस्ट बार, यानी कि इस जो ब्लू कलर का वेरिएबल है यहाँ पे आप देखेंगे मैक्सिमम वैल्यू इसी के ऊपर आएगी क्योंकि ये सबसे लंबा बार है। और मिनिमम जो सबसे शॉर्टेस्ट बार है सीरीज़ में, तो यहाँ पे शॉर्टेस्ट बार ग्रीन कलर का बीच में जो है वो मिनिमम। सैंपल साइज, नंबर ऑफ वैल्यूज़ इन द सीरीज़, कितनी मतलब वैल्यूज़ का ये है, जैसे मान लो कितने बार्स आपके बनेंगे वो वैल्यूज़ को दिखाएंगे कितनी वैल्यू दी गई है इस सीरीज़ में, ठीक है। और रेंज क्या रहेगी, द मैक्सिमम वैल्यू माइनस द मिनिमम वैल्यू। अब मान लो जैसे आपने रिप्रेजेंट कर दिया डाटा को, तो इसमें आपकी यहाँ पे 3 ही दिए गए हैं ना, तो सबसे हाईएस्ट किसकी है रेंज। जब आप कहीं पे भी क्वेश्चन भी अगर आपको आता है तो रेंज निकालना का सिंपल सा फॉर्मूला होता है, जब आपके पास डाटा दिया गया हुआ है, किसी भी ग्रुप का डाटा दिया गया है, तो उसमें जो हाईएस्ट वैल्यू होगी उसको आप माइनस करेंगे लोएस्ट वैल्यू में। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हाईएस्ट वैल्यू सी दी गई है, ठीक है, वेरिएबल के हिसाब से देखते हैं, और लोएस्ट वैल्यू मान लो ए दी गई है, तो रेंज आप निकालेंगे तो सी माइनस ए।
सी की जगह 10 अगर वैल्यू है इसकी तो 10 माइनस, और ए की जगह 5 है तो 10 माइनस 5, और 10 माइनस 5 इज इक्वल टू 5, तो रेंज वो निकल जाएगी। ये इस पॉइंट को वैसे भी ध्यान रख लेना, क्वेश्चन बन जाता है ऐसे छोटा कहीं पे भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, इंडिकेट हाउ वाइडली डाटा इज स्प्रेड अराउंड द मीन। इस टर्म को उतना समझना फिलहाल आपके लिए ज़रूरी नहीं है। स्टैंडर्ड डेविएशन ये मीन से ही आप निकाल सकते हैं, अलग से फॉर्मूला होता है इसका, ठीक है। तो ये था अभी तक आपने सिर्फ बार ग्राफ के बारे में पढ़ा कि उस बार ग्राफ का यूज़ क्या है, बार ग्राफ की डेफिनेशन क्या है, बार ग्राफ के कंपोनेंट्स क्या हैं, और कुछ स्टैटिस्टिक्स टर्म जो बार ग्राफ से जुड़ी हुई हैं वो आपने अभी तक जान लिया, ठीक है। ये एक आउटलुक सा है बार ग्राफ को, मतलब रिप्रेजेंटेशन आप कैसे करेंगे, कैसे बनाएंगे, ड्रॉ करेंगे, इंपॉर्टेंट पार्ट्स क्या हैं, वो इस पिक्चर से आप समझ सकते हो कि क्या है। बार ग्राफ के बारे में जान लिया। ये जो डायग्राम है ना, ये हिस्टोग्राम है, जो अभी आप आने वाली क्लासेस में पढ़ोगे इसको, तो ये नहीं है बार ग्राफ, गैप होता है इसके बीच में, ठीक है। अब टाइप्स पढ़ लेते हैं, टाइप्स ऑफ बार ग्राफ। 4 तरह के जो टाइप्स हैं वो डिस्कस करेंगे इसमें। फर्स्ट वन है सिंपल वर्टिकल बार ग्राफ, ठीक है। वर्टिकल जब भी वर्ड आएगा तो ये आपके बार जो हैं ऐसे ही खड़े खड़े आपको दिखाई देंगे। एक एग्जाम्पल से समझते हैं इसको, देखो लिखना है तो आप लिख लो। सिंपल वर्टिकल बार ग्राफ है, दूसरा सब डिवाइडेड बार ग्राफ है, थर्ड है मल्टीपल वर्टिकल बार डायग्राम, और फोर्थ है परसेंटेज बार डायग्राम, ठीक है। तो इस तरीके से ये 4 जो डायग्राम हैं बार ग्राफ के टाइप्स हैं, इसको हम डिस्कस करेंगे। फोटोज़ मैंने ऐड किए हैं ताकि आप अच्छे से समझ पाए उसको। एग्जाम्पल है, ड्रॉ ए सिंपल बार डायग्राम यूजिंग द फॉलोइंग डाटा। देखो कोई भी जब आप ग्राफ ड्रॉ करते हो तो मैंने जो लास्ट क्लास में आपको बताया था उसमें इम्पॉर्टेंट होता है आपका टाइटल, स्केल, ठीक है, लेबल्स। टाइटल क्या है यहाँ पे, सिंपल बार डायग्राम, वर्टिकल बार डायग्राम और फॉलोइंग डाटा। यहाँ पे इन्होंने दिया नहीं है ना टाइटल, अगर इसका मैं टाइटल बनाऊँ तो परसेंटेज और ईयर परसेंटेज निकालेंगे। ये तो सिंपल इन्होंने दिया है, लेकिन जब भी आप डिस्कस करेंगे आपको ये तो समझाने के लिए बात कही गई है, लेकिन ड्रॉ जब करते हैं ना प्रॉपर तो वहाँ पे लिखना होता है। लिखेंगे आप भी, जब आप एग्जांपल कोई ड्रॉ करेंगे उसका टाइटल देंगे आप डायग्राम का, बार ग्राफ का, ठीक है। फिर ये लेबल जैसे पास, परसेंटेज, नीचे ईयर्स, ये लेबल हैं। चलो ये तो आपको अंडरस्टूड हो गया, लेकिन अभी आप जो आप अपना होमवर्क करेंगे तो उसमें आप साथ में लिखेंगे ये, ठीक है। होमवर्क आपका यही रहेगा, जो भी मैं टाइप्स बताऊँगी बार ग्राफ के उनके आपने एग्जाम्पल्स करने हैं एक एक, और ड्रॉ करके मुझे सेंड कर देना है, ठीक है। तो जैसे ईयर बताया इन्होंने 2006 से लेके 13 तक का आपके ईयर्स जाएंगे, और पास परसेंटेज दिया है, ठीक है। तो कैसे ड्रॉ करेंगे, और एक और बात ध्यान में रखना आप लोग, हो सकता है थोड़ा सा आपके लिए नया है ये टॉपिक, कुछ टर्म्स इसमें रिसर्च से यूज़ की गई हैं, हाई लेवल की टर्म्स हैं जो एक बारी में हो सकता है आपको समझ ना भी आए। आप फ्री हो, आप पूछ सकते हो, ठीक है। उनको समझने के लिए आप थोड़ा टाइम ले सकते हो आराम से। अब एक पॉइंट था वहाँ पे जो इंडिपेंडेंट, मैं आपको दिखाई देती हूँ उसमें लास्ट, ये यहाँ पे पढ़ो आप लास्ट पॉइंट। इन अ वर्टिकल बार डायग्राम द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आर शोन ऑन द एक्स एक्सिस वाइल द डिपेंडेंट वेरिएबल्स आर शोन ऑन द वाई एक्सिस। अब ये वेरिएबल्स क्या हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये रिसर्च की टर्म्स हैं, ठीक है। अब वेरिएबल क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है। वेरिएबल से आप ध्यान रखेंगे कुछ जो आप किसी भी कैरेक्टरिस्टिक कैटेगरी की बात कर रहे हो जो चेंज होता है या चेंज हो रहा है, या जिसको लेकर आप बात कर रहे हो, ठीक है। चेंज नहीं भी होता है, या वेरिएबल का अर्थ यहाँ पे कोई भी क्वांटिटी, कोई भी कैरेक्टरिस्टिक से आएगा, कैटेगरी से आएगा, किसी ग्रुप को अगर मेज़र कर रहे हो। सिंपल सा आप ये समझ लीजिए फ़िलहाल के लिए। तो अब यहाँ पे वेरिएबल जैसे एक तो ईयर है, दूसरा है आपका पास परसेंटेज, ठीक है। तो जो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, तो इंडिपेंडेंट यानी कि किसी के ऊपर निर्भर नहीं है वो वेरिएबल, तो आएगा आपका एक्स एक्सिस पे, हॉरिजॉन्टल पे। अच्छा अभी आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे शायद इसमें, वेरिएबल, इंडिपेंडेंट
वेरिएबल क्या होता है और ये वो। तो ऐसा करूँगी मैं, इस पर छोटी सी एक क्लिप बना दूँगी अलग से, क्योंकि इसमें फिर बहुत लंबा हो जाएगी ये क्लास। मैं एक छोटी सी एक क्लिप बना दूँगी, इसी वीडियो के साथ अपलोड कर दूँगी उसको। उसमें अगर आप डिटेल में समझना चाहते हैं तो समझ लेना। और ध्यान रखना आपकी जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा उसको एक्स एक्सिस पे ही लिखेंगे। और जो पास परसेंटेज है यहाँ पे इस क्वेश्चन के हिसाब से, तो पास परसेंटेज आप इस तरीके से लिखेंगे। और देख लीजिए वैल्यूज़ आप वैसे ही पुट करेंगे। 2006 में 75%, ठीक है। 75 पे देखो इन्होंने बार बनाया है, एक ये बार खड़ा करेंगे आप और विड्थ अपने हिसाब से रख लेंगे जितनी आपको सही लग रही है। और पर ध्यान रखना है कि आगे तक वो ऐसे जाएगी और इस तरीके से वैल्यूज़ पुट करनी है और ये ग्राफ आपने ड्रॉ कर देना है, ठीक है। समझ आ गया होगा। नेक्स्ट अगला एग्जांपल बता देती हूँ। सिंपल जो बार डायग्राम है ना, उसमें ध्यान रखना है कि उसमें ज़्यादा कुछ काम नहीं करना है कि किसी एक ही कैटेगरी की बात करेंगे। इसमें देखो पास परसेंटेज की बात कर रहे हैं कि इतने साल में इतने स्टूडेंट का रख लेते हैं कि इतने पास हुए, नेक्स्ट ईयर में इतने पास हुए। एक ही कैटेगरी की बात कर रहे हैं, ठीक है। एक ही ग्रुप की कैरेक्टरिस्टिक्स को देख रहे हैं, उसी को कंपेयर कर रहे हैं, या कंपेयर नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हम शो कर रहे हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सब डिवाइडेड बार डायग्राम। ध्यान से सुनना है इसको, सब डिवाइडेड बार डायग्राम। इसमें क्या करते हैं कि एक ही बार डायग्राम में एक से ज़्यादा जो आपके वेरिएबल्स हैं, यहाँ पे सब्जेक्ट जो है ये आपका वेरिएबल है, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी। तो इनको मेज़र किया जाता है या शो किया जाता है या कंपेयर किया जाता है या रिप्रेजेंट किया जाता है एक ही बार डायग्राम में, ठीक है। अब यहाँ पे एग्जांपल है कि नंबर ऑफ साइंस ग्रेजुएट स्टूडेंट्स इन अ स्कूल in a college is given below. Draw a subdivided bar diagram using the following data. नंबर ऑफ साइंस ग्रेजुएट जो स्टूडेंट हैं वो दिए गए हैं किसी कॉलेज में, उसके लिए कहा गया है, उनका डाटा यहाँ पे दिया गया है। देखो सब डिवाइडेड है ना, तो एक से ज़्यादा है यहाँ पे, और सब डिवाइडेड है। जो बार डायग्राम आपने यहाँ पे बनाया ना, जो ये बनाया ये तो सिंपल था, एक ही कैटेगरी दी गई थी इसमें, लेकिन इसमें क्या है एक से ज़्यादा है, तो इसी डायग्राम को हमने डिवाइड कर दिया है अलग अलग पार्ट में, ठीक है। इसका मैं बताऊंगी रीज़न कि क्यों किया है अलग अलग। तो सब्जेक्ट देख लो आप, फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी जियोलॉजी 4 दिए हैं और ईयर्स दिए हैं आपके पास 2001, 2, 3 एंड 4, और इन्हीं के साथ वैल्यूज़ भी दी गई हैं। सोल्यूशन क्या है इसका, सब डिवाइडेड बार डायग्राम को उसी तरीके से इंडिपेंडेंट, यानी कि ईयर्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना, ये इंडिपेंडेंट है, तो इसको हम निचली की तरफ लिखेंगे एक्स एक्सिस में, ठीक है, एक्स एक्सिस में लिखेंगे। और ऊपर की साइड हम क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर ये वैल्यूज़ लिख रहे हैं कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कितने थे इसमें, ठीक है, ठीक है। ये देखो ये होता है ना टाइटल कि नंबर ऑफ़ साइंस ग्रेजुएट स्टूडेंट इन ए कॉलेज गिवन बिलो। साइंस ग्रेजुएट स्टूडेंट का नंबर दिया गया है किसी भी कॉलेज में, ठीक है। तो अब ध्यान से देख लीजिए आप क्या किया। सबसे पहले एक सेकेंड ऐसे रखती हूँ। सबसे पहले आई आपकी वैल्यू 2001 में, 2001 लिख लिया आपने नीचे। फिर बात करते हैं फिजिक्स की, कि फिजिक्स में अब हाँ सब डिवाइडेड जब आप बात कर रहे हो ना, तो इसमें एक से ज़्यादा आपके पास कैटेगरीज होंगी जिसको आप दिखा रहे हैं ग्राफ में, तो ये आपने ध्यान रखना है। देखो यहाँ पे कलर यूज़ किए गए हैं ना अलग अलग से। ये जो आपका ब्लू कलर है रिप्रेजेंट करता है फिजिक्स को, यहाँ देख लीजिए आप, ये फिजिक्स को रिप्रेजेंट करता है। रेड कलर केमिस्ट्री, ग्रीन बॉटनी, और ये वॉयलेट कलर जोलॉजी को रिप्रेजेंट करता है। तो आपने कलर का ध्यान रखना है, अलग से रिप्रेजेंट करना है उसको अलग कलर से जब आप सब डिवाइडेड बार डायग्राम बना रहे होते हो। तो अब इसकी वैल्यूज़ की बात करते हैं। 2001 में फिजिक्स की वैल्यू थी 45, फिजिक्स का कलर था ब्लू, तो 45 पे आपने क्या किया, यहाँ पे ये देखो ये स्केल आप अपनी वैल्यू के हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। अब आपको पता है कि आपकी जो वैल्यू है सम करके वो ज़्यादा जाएगी, ऊपर तक जाएगी, 120, 140 तक जाएगी। मैं बताती हूँ कैसे। अब क्या किया आपने, फिजिक्स की वैल्यू 45, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया आपने। 40 से ऊपर देखेंगे ना अगर आप, यहाँ पे ग्राफ नहीं बनाया, जब आप ग्राफ पेपर पे बनाओगे तो आपको 45 ईजिली नज़र आ जाएगा। तो 40 से ऊपर आया 45, ठीक है। ये बनाया आपने किसके लिए, फिजिक्स के लिए। फिर उसी साल में केमिस्ट्री का कितना आया, 35। तो अब आप क्या करेंगे कि
आपने पहले फिजिक्स का लिख लिया ना 45, उसी बार ग्राफ में आप क्या करेंगे 45 जो 45 आया ना उसके बाद आपने 35 तक पॉइंट अपनी स्केल में देखना है कि 35 कहाँ होंगे। तो 45 प्लस 35 कितना करेंगे, वो जो आएगा वो आएगा 45 और 35 कितना हुआ, ये हुआ आपका 80। तो यानी कि 45 जहाँ पर आपका आया उससे आगे 35 आपने ऐड कर दिए, मतलब उससे ऊपर ही लिखा उसको, तो वो 35 किया तो यानी कि हमारा 80 तक पहुँचा। ध्यान से सुनो, समझ लो इस बात को। फिर उसी साल में बात करते हैं बॉटनी की। तो बॉटनी की जब हमने बात की तो हमारा कितना आया, उस 80 तक हम पहुंच गए थे, 25 हमने ऐड करना था। तो बॉटनी में ही हमने बॉटनी का जब लिखना है तो 80 में ही 25 ऐड किया, कितना आया 105 आया ना। 80 और जमा 25 कितना होता है 105, 105। तो यानी कि 100 से थोड़ा सा ऊपर आया। अब आप ध्यान दे रहे होंगे हम इसी ग्राफ में चले हुए हैं, एक ही ग्राफ पे, ठीक है। अगला उसके बाद आता है जूलॉजी। तो जूलॉजी वायलेट कलर का है, 24 आपने ऐड करने हैं। 105 प्लस 24 कितना आएगा 129, है ना। तो यहाँ पे देख लीजिए अब 129 120 से कितना ऊपर है। इस तरीके से आपका ये सब डिवाइडेड ग्राफ बनता है। इसको बनाने का फ़ायदा ये है ना, देखो अगर आप सारे ग्राफ एक साथ चिपका देते तो बहुत लंबा चला जाता। होता कई बार ऐसा कि यहाँ तो सिर्फ 4 कैटेगरी दी गई है ना, अगर मान लो यहाँ पर 8, 9 या 10 दी गई होती तो आपके ग्राफ पेपर पे वो आगे तक पूरा बनना भी नहीं था और ईयर्स भी ज़्यादा दिए होते। तो इसको आसानी से समझने के लिए, टाइम को बचाने के लिए और कन्वीनियंट सा मेथड है, इसीलिए हम सब डिवाइडेड बार ग्राफ का यूज़ कर लेते हैं जब जब हमारे पास ये इस तरीके से वैल्यू दी गई होती है। तो अगली जो वैल्यूज़ होंगी वो भी इसी तरीके से ड्रॉ कर लेंगे आप सारी की सारी, ठीक है। आप इसको ध्यान से देखो, वीडियो को समझो। जहाँ पे भी कहीं पे भी अगर आपको रुकावट आती है आप कमेंट सेक्शन में वीडियो पॉज करो और कमेंट कर दो, मैं आपको उसी टाइम आंसर करने की कोशिश करूँगी। मैं आपके देखती हूँ कमेंट, ठीक है। अब ये हो गया सेकंड टाइप। थर्ड आता है हमारा मल्टीपल वर्टिकल बार डायग्राम। तो मल्टीपल जो वर्टिकल बार डायग्राम है इसमें भी कुछ डाटा दिया गया है। तो क्या दिया गया है इसमें, ड्रॉ ए बार डायग्राम यूजिंग द फॉलोइंग डाटा शोइंग द पास परसेंटेज ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट इन 5 ईयर। यहाँ पर पास परसेंटेज दिखानी है, जो 5 साल में स्टूडेंट्स ने क्या किया, अलग अलग सब्जेक्ट में जो मार्क्स लिए ना वो दिखाना है यहाँ पे। तो क्या है 2011 से लेके 2015 तक का है, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स में जो मार्क्स लिए हैं, ठीक है, पास परसेंटेज जो आई है उनकी। तो उसी तरीके से ये है मल्टीपल वर्टिकल बार डायग्राम, ठीक है। तो मल्टीपल वर्टिकल बार डायग्राम में क्या करेंगे, इस तरीके से दिखाएंगे, पास परसेंटेज इस तरीके से लिखेंगे और नीचे को 2011, 12, 13, 14, 15, ठीक है, ये आप लिखेंगे इसको और इनको भी अलग अलग कलर से शो करेंगे और जैसे वैल्यू दी गई होगी तो उसको साथ में ही आप लिख देंगे। अब देखो इसमें और इसमें क्या फ़र्क नज़र आ रहा है आपको। 2001 में 4 यहाँ पे दिए थे ना और यहाँ पे क्या है 3 सब्जेक्ट दिए हैं, तो इनमें क्या डिफरेंस है ये आपने मुझे बताना है कि मल्टीपल वर्टिकल बार डायग्राम और ये जो है सब डिवाइडेड बार डायग्राम, इनमें क्या डिफरेंस है दोनों में। अब आपके मन में क्वेश्चन आना चाहिए कि मल्टीपल वर्टिकल बार डायग्राम क्यों यूज़ किया जब हमारा यही काम उस डायग्राम में भी हो सकता था, ठीक है। और डायग्राम बनाने का ये तरीका मैं बता देती हूँ कि किस तरीके से बनेगा। ये जैसे वैल्यूज़ दी है ना 79 लिख दिया आपने, 79 लिख दिया, फिर 74 उसी तरीके से आएगा। केमिस्ट्री का और मैथमेटिक्स का कितना है 2011 में 70 है, तो ये साथ में इन्होंने चिपका दिया है, ठीक है। ये तो बहुत ही आसान है कि किस तरीके से ड्रॉ करना है आपने। तो आप मुझे बताएंगे इन दोनों में डिफरेंस क्या है। क्या हम मल्टीपल वर्टिकल बार डायग्राम की जगह सब डिवाइडेड बार डायग्राम नहीं बना सकते थे, ठीक है, वो आपने मुझे डिफरेंस बताना है। अब अगला जो क्वेश्चन है परसेंटेज बार डायग्राम है, लास्ट इसका टाइप। परसेंटेज बार डायग्राम को देखो, जैसे परसेंटेज है तो हम इसमें वैल्यू डायरेक्ट नहीं लिखेंगे। मान लो मार्क्स आपके आए हैं 100 में से 10, सॉरी 10 तो बहुत ही कम हो गए, 100 में से जैसे मान लो
50, 60, 70, 80, 80 तक किसी के नंबर चले गए तो ठीक है, उनको आप वैसे नहीं लिखेंगे एज इट इज़, आप उसमें परसेंटेज फॉर्म में लिखेंगे। तो क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जोलॉजी के स्टूडेंट हैं, मेल स्टूडेंट और फीमेल स्टूडेंट, ठीक है, इनका कंपैरिजन करना है आपने। तो मेल स्टूडेंट के 24 आए हैं नंबर, केमिस्ट्री में 21, फिर 7, फिर 13, कितने में से? 44 में से। ये जो पहला जो आएगा आपका, ठीक है, मेल स्टूडेंट का इतना है। दूसरा है आपका 47, ये तो आप देख लेंगे यहाँ पे कि क्या कैसे दिए हैं मार्क्स, ठीक है, ये आप देख लेंगे। अब जो मेल स्टूडेंट हैं, ठीक है, मेल स्टूडेंट पहले 44 आया ना इनका, इसको क्या करेंगे आप परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे। मैंने कहा ना कि डायरेक्ट आप यूज़ नहीं करेंगे वैल्यू को, तो आपको पता ही है कि परसेंटेज कैसे निकालते हैं। अगर किसी को नहीं होना ध्यान 10th की, तो सबने निकाली होती है ना अपनी परसेंटेज बार बार, कि हमारे कितने 700 में से होते थे ना, जितने नंबर आपको मिलेंगे डिवाइडेड बाय टोटल मल्टीप्लाई बाय 100, तो जितने नंबर आपको मिले, तो मेल का निकाल रहे हैं ना अभी, मेल स्टूडेंट का, तो टोटल कितने हैं ये मेल और फीमेल फिजिक्स में? 44 है ना टोटल, मेल का निकालेंगे तो मेल कितना है? 24 डिवाइडेड बाई 44 मल्टीप्लाई बाई 100, ऐसे करके इसकी परसेंटेज निकल जाएगी 54.55%, ठीक है। बाकी सब्जेक्ट की भी ऐसे ही परसेंटेज निकल जाएगी, आप निकाल के देख लेना। तो सबसे इम्पॉर्टेंट यही है कि जो वैल्यू होगी डायरेक्ट उसको नहीं लिखेंगे, परसेंटेज में उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको। कर दिया कन्वर्ट, फिर उसके बाद इम्पॉर्टेंट बात सेकंड जो परसेंटेज बार डायग्राम में रखने की है, ध्यान रखने की जो बात है वो है कि इसकी मैक्सिमम जो लिमिट होगी वो 100% तक जाएगी। सारे जो आपके बार बनेंगे उन सब की लेंथ आप इक्वल ही रखेंगे, 100% से ऊपर किसी की लेंथ नहीं जाएगी, मैक्सिमम लिमिट वही जाएगी। और ये जो वाई एक्सिस है ना, जिसमें लिखा है 10, 20, 30%, 100%, ये है वाई एक्सिस, इसमें हम परसेंटेज को शो करते हैं, परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट जैसे लिख दिया यहाँ पे। अच्छा, तो अगर मैंने इस क्वेश्चन में ये बोल दिया होगा आपको कि मार्क्स आए हैं, तो मार्क्स नहीं है, ये स्टूडेंट्स के नंबर हैं कि कितने, ठीक है, स्टूडेंट का नंबर मतलब कि स्टूडेंट्स कितने हैं। और ये जो 4 सब्जेक्ट थे उनको लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। अब देखो, जब भी बार डायग्राम में एक से ज़्यादा हम क्वालिटीज़ की बात करते हैं, वेरिएबल्स की बात करते हैं, तो उनको अलग कलर से हम डिनोट करते हैं। जैसे यहाँ पे मेल को ब्लू कलर से और फीमेल को रेड कलर से डिनोट किया है। अब बात करते हैं, अब हम ये वैल्यूज़ नहीं देखेंगे, हम सिर्फ कन्वर्जन वाली वैल्यू देखेंगे जो कन्वर्ट कर चुके हैं। पहला मेल स्टूडेंट का आता है फिजिक्स में 54.55%, ठीक है। तो मेल का देखो यहाँ पे, ये देख लो आप, 50% से ऊपर आएगा ना, 54.55%, ये मेल स्टूडेंट की वैल्यू लिख दी फिजिक्स में। ये देखो नीचे फिजिक्स लिखा है, फिर आगे ऐसे ही केमिस्ट्री में लिखेंगे। और एक फीमेल स्टूडेंट का एग्जांपल दे देती हूँ मैं आपको, 45.55%। फिजिक्स की बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे जब ये ख़त्म हुआ आपका, यहाँ ख़त्म हुआ ना आपका 54.55, तो इसी 54.55 में ऐड करके देख लो आपके कितना आता है। तो ये इससे ऊपर जो ऐड करके आएगा ना, उतना आप यहाँ से ऊपर को जो पॉइंट होंगे वो जोड़ लेंगे, तो वो वैल्यू बन जाएगी। सेम ये पूरा का पूरा चार्ट इसी तरीके से बन जाएगा आपका, ठीक है। तो मुझे लगता है कि समझ आपको आ गया होगा। बोल बोल के मैं थक गई हूँ अब। आप लोग पढ़ लेना इसको अच्छे से और देख लेना, समझ लेना, कहीं पे भी कोई डाउट होगा तो आप पूछ लेना। आज के लेक्चर में हमने पढ़ा बार डायग्राम के बारे में कि क्या होता है और उसके टाइप्स जाने, 4 तरह के टाइप पढ़े, कंपोनेंट्स क्या हैं, कुछ स्टैटिस्टिक्स जो है इसके साथ एसोसिएटेड वो पढ़ ली, और यूज़ क्या है वो पढ़ लिया, ठीक है। इन पॉइंट्स को भी ध्यान रख लेना, ये इम्पॉर्टेंट है। और ये जो ऐसा ये लेक्चर पता कैसा है, इसको ऐसे पढ़ो कि आपको लाइफ लॉन्ग ये काम आएगा। अगर आपने एजुकेशन सेक्टर में जाना है ना आगे, मतलब आगे स्टडी करेंगे अगर आप कुछ, तो ये ऐसी टर्म्स हैं जो आपको हर जगह काम में आएंगी, ठीक है। इसी उम्मीद के साथ साथ मैं अब आज का लेक्चर एंड करती हूँ। आप अच्छे से पढ़िए और कर लिए काम। इसमें आप ये देख लेना जो एग्जांपल्स ऐसा करना है, इससे जुड़े हुए एग्जांपल्स ड्रॉ कर लेना बार डायग्राम से, जो टाइप्स हैं उसको ड्रॉ करने की कोशिश करना।
थैंक यू।